ताश के पत्ते बंटने के साथ ही बैठक में रम और बियर की बोतलें भी खुल गई थीं। मेजबान मिस्टर नागेंद्र ने सिप लेते हुए हाथ में पत्ते उठाए। पत्ते देखते ही उनकी मुंह का स्वाद बिगड़ गया। लग रहा था पहली ही बाजी में शिकस्त देखनी पड़ेगी। बेमन से कुछ घूंट चढ़ाए ही थे कि तभी चौकीदार ने आकर एक पर्ची थमा दी। सर, गांव से आपके भाई मिलने आए हैं। मिस्टर नागेंद्र पर अभी रम का सुरूर चढ़ना आरंभ ही हुआ था कि पर्ची देखते ही नशे के साथ साथ पारा भी ऊपर चढ़ गया। पर्ची उनके चचेरे भाई प्रेम ने भिजवाई थी। कोष्टक में लिखा था प्रेम प्रकाश, मोहन काका का बेटा, ताकि पहचानने से इनकार की कोई गुंजाइश ही ना रहे। जबकि मिस्टर नागेंद्र उसे मात्र प्रेम उपनाम से ही पहचान गए थे। सबकी उत्सुक नजरें स्वयं पर टिकी देख मिस्टर नागेंद्र ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। उन्हें मालूम था कि अगले ही पल जो उजट गंवार सा चेहरा सबके सम्मुख उपस्थित होने वाला है, उसे सबके सामने भाई स्वीकारने में उन्हें निहायत शर्मिंदगी महसूस होगी। इसीलिए धीरे से बोले, कजिन है। 6 महीने पहले मिस्टर नागेंद्र पिता के अंतिम संस्कार के लिए गांव गए थे। तब काका काकी सहित प्रेम से भी आखिरी मुलाकात हुई थी। काका ने हाथ जोड़कर विनती की थी कि वो प्रेम को शहर बुलवाकर किसी नौकरी पर लगवा दें। किस सोच में डूब गए मिस्टर नागेंद्र? गांव से भाई नौकरी वोकरी मांगने तो नहीं आ गया? हाँ, आपको कैसे मालूम? बहुत कॉमन सी बात है कि कोई भाई बंधु विदेश में या किसी महानगर में बड़ा आदमी क्या बन जाए, नाते रिश्तेदारों की सिफारिश के लिए लाइन लग जाती है। चाहते हैं पूरा कुनबा ही विदेश में या उस महानगर में बस जाए। बिल्कुल, मैं और मेरी पत्नी तो तंग आ गए थे ऐसे मुफ्त के मेहमानों से। फिर हमने एक तरकीब निकाली। दूसरा दोस्त धीरे से बोला। क्या? मिस्टर नागेंद्र ने उत्सुकता दिखाई। दोस्त ने टेढ़ी नजरों से पास खड़े चौकीदार की ओर देखा तो मिस्टर नागेंद्र उसका मतलब समझ गए। उससे कहो किसी जरूरी काम में उलझा हूँ, थोड़ी देर में बुलाता हूँ। चौकीदार के पलटते ही दोस्त शुरू हो गया। इन लोगों की गांठ में भले ही फूटी कौड़ी भी ना हो, पर झूठे आत्मसम्मान की गठरी का बोझ लादे जरूर घूमेंगे। इसीलिए इनको पहली बार में ही नकारात्मक टका सा जवाब दे देना चाहिए। न कभी खुद लौटेंगे और न किसी दूसरे को आने देंगे। मिस्टर नागेंद्र के दिमाग में 6 माह पहले का गांव का घटनाक्रम घूम गया। भला उन परिस्थितियों में नकारात्मक टका सा जवाब दिया जा सकता था? कदापि नहीं। अपने ही पिता के दाह संस्कार में वे मात्र एक अतिथि की तरह उपस्थित हुए थे। उठावने के अगले ही दिन वे रवाना होने लगे तो काका ने अवरुद्ध कंठ से उन्हें विदा किया था। अपनी माँ की चिंता मत करना, कोई कसर नहीं रखेंगे हम उनकी सेवा में। भाई साहब नहीं रहे तो क्या, आज से खेत का उनका हिस्सा मैं भी संभालूंगा। तुम्हें और भाभी को पूर्व की तरह ही मुनाफे में अपना हिस्सा मिलता रहेगा। मैं समझ सकता हूँ खेती बाड़ी तुम लोगों के बस की बात नहीं है। प्रेम का भी इस ओर रुझान नहीं है, इसीलिए हो सके तो उसको भी अपने पास बुलाकर किसी काम धंधे में लगवा दो। तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगा। मोहन काका ने दोनों हाथ जोड़ दिए थे। क्या काका, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। एहसान तो मुझे आपका मानना चाहिए। मैं जल्द से जल्द प्रेम को अपने पास बुला लूँगा। लेकिन 6 महीने से ज़्यादा समय बीत जाने पर भी उन्होंने इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया था। पर यह भी कभी कल्पना नहीं की थी कि प्रेम एक दिन इस तरह सिर पर आ खड़ा होगा, और वह भी सब दोस्तों के सामने। दोस्त मिलकर उन्हें धीरे धीरे आगे की रणनीति समझा रहे थे। 15 मिनट बाद चौकीदार दोबारा पूछने आया तो प्रेम से नहीं रहा गया। वह भी पीछे पीछे अंदर आ गया। उसे आता देख मिस्टर नागेंद्र एक बारगी तो चौंके, पर फिर तुरंत उन्हें दोस्तों की सलाह याद आ गई। वे सामने पड़ा मोबाइल उठाकर बतियाने लगे। प्रेम ने आकर उन सभी दोस्तों को चरण स्पर्श किए तो सबने सकपकाकर अपने पांव पीछे खींच लिए। मिस्टर नागेंद्र ने बिना नजरें उठाए एक हाथ हल्के से ऊपर उठा दिया और बतियाने में मशगूल रहे। जानबूझकर 2 मिनट की वार्ता को उन्होंने 10 मिनट खींचा। इस दौरान प्रेम हाथ बांधे बेचैनी से इधर उधर देखता रहा। फोन रखते हुए मिस्टर नागेंद्र ने फिर व्यस्तता जाहिर की। अरे भाई, बाजी का क्या हुआ? पत्ते देखते ही देखते उन्होंने ग्लास उठाया। अरे, यह तो खाली है, जरा भरो तो इसे। उन्होंने खाली ग्लास प्रेम के आगे कर दिया। प्रेम सहमा सा ग्लास भरने लगा तो बाकी लोगों ने भी अपनी खाली ग्लास उसके आगे कर दिए। हड़बड़ाहट में प्रेम से कुछ बियर छलक गई। अरे, क्या कर रहा है? कितनी महंगी ड्रिंक गिरा दी। जा सामने रसोई से कपड़ा लाकर पोंछ दे, वरना कीमती कालीन खराब हो जाएगा। बड़े भाई के आदेश का पालन करने के बाद प्रेम ने अपनी बात रखनी चाहिए। भैया, मेरा बक्सा अंदर ले आऊं? अरे चौकीदार, इसका बक्सा अपने उधर रखवा लो ताकि यह नहा धोकर तैयार हो जाए,
खाना वाना भी खिला देना, रात काफ़ी हो गई है, सवेरे मिलते हैं। अगली सुबह अखबार लेकर आए चौकीदार से मिस्टर नागेंद्र ने प्रेम को भिजवाने को कहा। जी, वो तो उसी वक्त लौट गया था। क्या? क्यों? पर अच्छा ठीक है। अखबार सामने था, पर मिस्टर नागेंद्र का पढ़ने का मन नहीं हो रहा था। अब दिमाग में न खराब पत्तों की खुन्नस थी, न नशे का सुरूर और न दोस्तों का प्रेशर। मिस्टर नागेंद्र की अंतर चेतना उन्हें बोध करा रही थी कि जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, पर अब क्या किया जा सकता है। तीर तो कमान से निकल चुका है। फिर प्रेम को भी कुछ तो धैर्य रखना चाहिए था, उनकी पोजीशन को समझना चाहिए था। जैसे जैसे अंतरात्मा धिक्कारती रही, मिस्टर नागेंद्र बचाव में तर्क प्रस्तुत करते रहे। बेटे ऋषि की नाश्ते के लिए पुकार से उनकी चेतना लौटी। नाश्ता करते उनकी नज़र ग्लास से दूध पीते हुए ऋषि पर पड़ी। ऋषि के मुंह पर दूध से मूछें बन गई थीं। मिस्टर नागेंद्र का दिल धक से रह गया। मुंह चुगने पर तो यह बिल्कुल प्रेम लगने लगेगा। उम्र के अंतर के बावजूद कितना साम्य है दोनों के चेहरों में। गांव में प्रेम, ख्याल भी तो कितना रखता था ऋषि का। पिता की अंतिम यात्रा के वक्त उन्हें पत्नी रजनी और बेटे ऋषि दोनों को ही गांव साथ ले जाना पड़ा था। ऋषि ने तो पहली बार गांव देखा था। उन्हें और रजनी को ऋषि के स्वास्थ्य के लिए चिंतित देख प्रेम ने स्वेच्छा से ऋषि की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। ऋषि के लिए खाना बनवाना, उबला हुआ पानी देने से लेकर उसे गांव घुमाने तक की सारी जिम्मेदारी प्रेम ने पूरी शिद्दत से निभाई थी। पापा की देखा देखी ऋषि भी उसे प्रेम कहकर आवाज लगाता, मेरा बोर्नवीटा दे प्रेम, मेरा टॉवेल कहाँ है? पर किसी ने उसे टोकने की जहमत नहीं उठाई। ऋषि मुंह साफ कर स्कूल के लिए तैयार होने चला गया तो मिस्टर नागेंद्र भी बाथरूम में घुस गए। सिर पर सावर की बौछार ने उन्हें फिर वर्तमान में ला खड़ा किया। उनके जैसे बड़े आदमी को इस तरह बार बार भावनाओं में बहना शोभा नहीं देता। भावनाओं पर नियंत्रण रखा तभी तो इतने बड़े आदमी बनने की मुकाम तक पहुंच पाए। सूट बूट टाई पहनकर परफ्यूम छिड़कते हुए उन्होंने दर्पण में खुद को ऊपर से नीचे तक निहारा। अपने बाहरी व्यक्तित्व से वे पूर्ण संतुष्ट नजर आए, पर आंतरिक व्यक्तित्व, उफ मिस्टर नागेंद्र, आपकी सोच की सुई यदि बार बार इन छोटी छोटी बातों पर ही अटकी रही तो इतना विशाल कारोबार कौन संभालेगा। दर्पण में खड़ा उनका अक्स उनसे सवाल कर उठा कि मिस्टर नागेंद्र ने सोच की सुई को आगे बढ़ाने के अंदाज में सिर को झटक दिया और तेज तेज कदमों से सीढ़ियां उतरते हुए नीचे अपने ऑफिस में पहुंच गए। वक्त के घूमते पहिए के साथ जिंदगी कुछ और आगे सरकती चली गई। मिस्टर नागेंद्र अपने ऑफिस में फाइलें देख रहे थे कि मिसेज नागेंद्र का फोन आ गया। आवाज़ काफ़ी घबराई हुई थी। ऋषि के स्कूल वाले एरिया में दंगा हो गया है। स्कूल से मैसेज आया है कि सभी अभिभावक जल्द से जल्द आकर अपने बच्चों को ले जाएं। कभी भी कर्फ्यू लग सकता है, आप जल्दी जाकर उसे ले आइए। बात समाप्त करते करते तो रजनी रोने ही लगी थी। तुम चिंता मत करो, मैं तुरंत निकलता हूँ। गाड़ी में बैठते बैठते मिस्टर नागेंद्र ने एक दो फोन करके स्थिति की गंभीरता का पता लगाया। उनके बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। ऋषि बाबा के स्कूल ले चलो। जी। ड्राइवर ने स्पीड बढ़ाई पर यदि तुरंत रोक दी। सर, स्कूल तो बहुत दूर है, गाड़ी में इतना पेट्रोल नहीं है, मैं पहले पेट्रोल डलवा लेता हूँ। ड्राइवर ने गाड़ी पेट्रोल पंप की ओर घुमा दी। ओह सिट, सब परेशानियाँ एक साथ ही आनी थीं। जल्दी करो, कर्फ्यू लगने वाला है, उससे पहले ऋषि को लेकर लौटना है। पेट्रोल पंप पर लंबी कतार देख मिस्टर नागेंद्र के चेहरे का रंग उड़ गया और चारों तरफ अफरा तफरी मची थी। कोई रुकने को ही तैयार नहीं था। एकाध ऑटो पैसे के लालच में रुका भी तो एरिया का नाम सुनकर आगे बढ़ गया। हताश मिस्टर नागेंद्र लाइन में खड़े वाहनों से गुहार लगाने लगे कि पहले उन्हें पेट्रोल डलवाने दें, उनके बेटे की जिंदगी का सवाल है। लेकिन उनकी गुहार नक्कार खाने में तूती की आवाज़ सिद्ध हुई, क्योंकि हर कोई जल्दी में था। अचानक मिस्टर नागेंद्र की नज़र पेट्रोल डाल रहे कर्मचारियों में से एक पर ठिठक गई। आवेश में वे चिल्ला उठे, प्रेम प्रेम मेरे भाई, पहले अपनी गाड़ी में पेट्रोल डाल दे, ऋषि को लेकर आना है, उधर दंगा हुआ है, वो कर्फ्यू में फंस जाएगा। प्रेम पर कोई प्रतिक्रिया न होते देख उसके पास खड़े आदमी ने उसे झिंझोड़ा, वो साहब तुम्हें मदद के लिए पुकार रहे हैं, तुम्हारे भाई हैं क्या? कर्मचारी ने एक नज़र उठाई और फिर से अपने काम में लग गया। तभी उनका मोबाइल बज उठा। घर से फ़ोन था। रजनी की तबीयत बिगड़ गई थी, ब्लड प्रेशर गिर जाने से वह मूर्छित सी हो गई थी। मिस्टर नागेंद्र के हाथ पांव फूल गए। ड्राइवर गाड़ी घर की ओर मोड़ो, मैडम की तबीयत खराब है, रास्ते से डॉक्टर बत्रा को वही ले लेना है। जोर जोर से ड्राइवर को आदेश देते मिस्टर नागेंद्र गाड़ी में बैठ गए।
अगले ही पल ड्राइवर ने गाड़ी घुमा दी। इंजेक्शन देते ही मिसेज नागेंद्र को होश आने लगा। मिस्टर नागेंद्र की सांस में सांस आई, लेकिन ऋषि की चिंता अब भी उनके होश उड़ाए थी। उन्होंने उधर रह रहे अपने एक परिचित को फोन लगाना चाहा, पर उनसे भी संपर्क नहीं हो पाया। होश में आते ही मिस्टर नागेंद्र की जुबान पर फिर से ऋषि का नाम आ गया। मिस्टर नागेंद्र को जिंदगी में कभी भी इतनी विकट स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा था। दिल से एक ही गुहार निकल रही थी, भगवान मेरा सब कुछ ले लो, बस ऋषि को भेज दो। और भगवान ने सुन ली। मम्मा मम्मा करता ऋषि कमरे में प्रविष्ट हुआ। उसके पीछे पीछे चौकीदार भी भागता आया। खुशी और आश्चर्य के मारे उपस्थिति प्रत्येक सदस्य की चीख सी निकल गई। मिस्टर नागेंद्र ने भागकर ऋषि को सीने से चिपटा लिया और उसे अपनी माँ की बाहों में सौंप दिया। तू घर कैसे आया? कौन लाया तुझे? मिस्टर नागेंद्र ने पूछा। प्रेम। प्रेम? मिस्टर नागेंद्र का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। ऋषि को लगा पापा मम्मा शायद पहचान नहीं पाए। अरे वो गांव में था ना प्रेम? प्रेम जो मुझे घुमाने ले जाता था? प्रेम जो मेरे लिए बोनवीटा बनाता था? हाँ, वही मुझे स्कूल लेने आया था और 2 व्हीलर पर घर छोड़ गया। पापा आपको पता है, प्रेम हमारे ही शहर में रहने लगा है। प्रेम नौकरी भी करता है। यह क्या प्रेम प्रेम लगा रखा है? प्रेम चाचा नहीं बोल सकते हो तुम? मिस्टर नागेंद्र अचानक रोज से चिल्ला उठे और फिर दोनों हाथों में मुंह छुपाकर फूट फूट कर रोने लगे। रजनी और ऋषि सहित वहां उपस्थित चौकीदार भी बुरी तरह चौंक उठा। हर कोई भौचक्का सा मिस्टर नागेंद्र को देख रहा था। एक बड़े आदमी को आदमी बनते देखना कौतुक का विषय ही तो था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।